नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आज उससे हम आगे पढ़ते हैं। आज चैप्टर लेके चलेंगे अपन 5.2। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा अपने पेपर नंबर कौन सा चल रहा है, थर्ड चल रहा है। और बुक कौन सी चल रही है, वेक्टर कैलकुलस। सदिश कलन। देखो आज हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स प्रमेय के बारे में। स्टोक्स थ्योरम। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, स्टोक्स प्रमेय क्या होती है। स्टोक्स प्रमेय कहती है कि आपके पास कोई सदिश फलन एफ है और उसका जो रेखीय समाकलन होता है वो कर्ल एफ के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। कोई सदिश फलन एफ है और उसका जो रेखीय समाकलन होता है वो कर्ल एफ के अभिलंबीय पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये कौन कहता है, स्टोक्स प्रमेय कहती है। आपको इसका प्रूफ नहीं देखना, प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो आपको बेसिक आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जो एग्जाम में लगातार आ रहे हो, एक तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 50 है, अच्छा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 50? स्टोक्स प्रमेय की फलन ऐप के लिए सत्यापन कीजिए। आपको स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन करना है और ऐप आपके पास क्या दे रखा है, गिवन दैट आपके पास देखो क्या क्या दे रखा है वो देखो आप। एक तो एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप और वाई के कैप। जेड आई कैप एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। और जहां आपके पास सी क्या है, एक इकाई एक्स वाई समतल में क्या है, एक इकाई वर्त आपके पास। और जहां सी मैं डायरेक्ट लिखूं, सी क्या आपके पास एक वर्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसकी परिसीमा है। और हमें क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम्स का क्या करना है, सत्यापन करना है। देखो यहां z बराबर ये दे रखा है, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि गोलार्ध को परिबद्ध किए हुए है। लेकिन एक्स वाई तल दे रखा है तो जेड को हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो उससे जो आपके पास सी निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 निकलेगा। आपको क्या करना है, एफ दे रखा है, सी दे रखा है। सी क्या है, इस वर्त की परिसीमा है। और आपको स्टोक्स प्रमेय को क्या करना है, सत्यापन करना है। तो स्टोक्स थ्योरम्स की हम बात करें, देखो स्टोक्स थ्योरम में से एक तो किसका मान निकालना पड़ता है आपको, एफ वेक्टर डॉट, चाहे इसको भी वेक्टर लिख सकते हो, डी आर वेक्टर। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता दूं मैं, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। और डी आर वेक्टर क्या होता है, देखो इधर आपने डिफ्रेंसिएशन किया है तो उधर भी आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। देखो आई कैप एक्स का क्या होगा डी एक्स, वाई का क्या होगा डी वाई, और जेड का क्या होगा आपके पास से डी जेड होगा आपके पास। तो एप की वैल्यू तो क्या दे रखी है आपके पास, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप और प्लस वाई के कैप, ये दे रखा आपके पास। डी आर क्या दे रखा है, सब जानते हैं आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड होता है। अब यहां एक्स वाई तल की बात हो रही है तो हम बात करें एक्स वाई तल के लिए, एक तो जेड का मान क्या होता है, जीरो, और डी जेड का मान क्या होता है, जेड का मान जीरो है तो डी जेड की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, जीरो। तो एक तो जेड की जगह जीरो कर दीजिए, एक डी जेड की जगह जीरो। और सब जानते हैं जेड जीरो हो गया तो यहां से एक तो एक्स जे कैप बचेगा और वाई के कैप। और जे कैप यदि जे कैप के साथ जाएगा तो क्या होगा, देखो एक्स डी वाई। बात समझ गए होंगे, क्योंकि देखो डी जेड को जीरो करेंगे और एक जेड को क्या करेंगे, जीरो, तो बचेगा एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप प्लस वो डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। अब आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई किससे गुणा होगा, इनसे गुणा होगा, तो आई कैप जे कैप के साथ भी जीरो और के कैप के साथ भी जीरो।
एक बचेगा जे कैप डी वाई, ये तो जीरो हो चुका, तो जे कैप डॉट जे कैप तो 1, एक्स डी वाई बचेगा, और जे कैप डॉट के कैप क्या होता है, जीरो होता है, तो एक्स डी वाई बचेगा। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि सी यहाँ क्या है, इसकी परिसीमा है, और हमें पता है इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, x बराबर तो क्या मान सकते हैं cos थीटा, और y बराबर क्या ले सकते हैं sin थीटा। सब जानते होंगे ये वर्त के क्या होते हैं, प्राचल समीकरण होते हैं, क्योंकि रेखीय समाकलन है ये आपके पास, तो x की जगह तो क्या लेना आपको cos थीटा, देखो y की जगह आपने क्या लिया है sin थीटा, तो dy क्या होगा sin थीटा cos थीटा d थीटा होगा आपके पास, sin थीटा cos थीटा और d थीटा होगा। सॉरी ये क्या लिख दिया अपन ने, y बराबर क्या है साइन थीटा, तो dy क्या होगा cos, साइन का अवकलन क्या होगा cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा d थीटा, और वर्त की बात हो रही है तो वर्त के लिए थीटा क्या होता है 0 से 2 पाई होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और यहां से क्या आएगा d थीटा। देखो यहां सॉल्व कर देता हूं, 1 अपॉन 2 तो बाहर आएगा, 1 का तो होगा इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो थीटा होगा, और कोस का क्या होगा आपके पास कोस 2 थीटा है, तो कोस का तो होगा साइन थीटा के गुणा में 2 है, तो समाकलन में 2 कहाँ आता है भाग में, 0 से क्या है 2 पाई है आपके पास, थीटा की जगह एक तो 2 पाई लेंगे तो ये 2 पाई होगा, साइन 4 पाई, थीटा की जगह 2 पाई लेंगे साइन 4 पाई होगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, 0 थीटा की जगह 0 लेंगे 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो कितना आएगा आपके पास पाई आएगा आपके पास। तो हमने एक तो इसकी वैल्यू निकाल दी, देखो अब मैं स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन करना है, तो और किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको करल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। देखो हम बात करें तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप करल एफ की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, आप करल एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं उस बात को समझो आप। सबसे पहले मैं आपको करल एफ की वैल्यू ज्ञात करना बता देता हूं कि करल एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो करल एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ क्या लिखा जाता है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ लिखा जाता है कि एफ वेक्टर में आई कैप का गुणांक क्या है, जे कैप का गुणांक क्या है और के कैप का गुणांक क्या है। तो आई कैप का तो है जेड, जे कैप का एक्स और के कैप का वाई, तो वहां आएगा जेड एक्स वाई आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा जेड एक्स और वाई। सभी सारे विद्यार्थी जानते होंगे सॉल्व करना, आई कैप लेंगे तो यहां पर क्या क्या आएगा आपके पास, देखो आई कैप लेंगे ये क्या आएगा आपके पास डेल वाई, ये इससे गुणा होगा, देखो आई कैप लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में जो रो एंड कॉलम है उनको नहीं लेते, और ये वाई होगा डेल अपॉन डेल वाई से गुणा, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में क्योंकि आंशिक है 0 होगा, तो यहां पर आएगा 1। जे कैप की हम बात करें, देखो जे कैप में प्लस तब लेते हैं जब इधर से गुणा करते हो, जे कैप ले रहे हैं तो उसके सापेक्ष जो कॉलम है रो है उसको छोड़ देंगे, और एक तो होगा जेड का, तो किसके सापेक्ष होगा जेड के सापेक्ष 1 आएगा, और y का किसके सापेक्ष होगा x के सापेक्ष, तो वो क्या होगा आपके पास 0 होगा। ऐसे ही देखो हम के कैप ले रहे हैं, के कैप में क्या होगा वही के कैप के रेस्पेक्ट में जो कॉलम है रो है उसको छोड़ देंगे, और वही होगा x का तो किसके रेस्पेक्ट में होगा x के रेस्पेक्ट में 1 और z का y के रेस्पेक्ट में 0, तो ये आएगा आपके पास करल एफ की वैल्यू। सॉरी समझ गए होंगे, करल एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, और ये क्या है देखो डेल अपॉन डेल वाई, ये क्या था डेल अपॉन डेल जेड, और ये जेड एक्स वाई था मेरे हिसाब से। ओके अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, स्टोक्स थ्योरम्स का सत्यापन करना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है करल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू। देखो करल एफ की वैल्यू तो क्या है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। अब यहां जो सी है वो क्या थी वर्त की परिसीमा थी, देखो सी क्या होता है ये परिसीमा होती है आपके पास, जो वर्त था ना 1 रेडियस का, और एस क्या होता है उस परिसीमा से गिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या बोला जाता है एस बोला जाता है। यहां सी कौन से तल में था एक्स वाई तल में, तो एस भी कौन से तल में आएगा एक्स वाई तल में आएगा, और एन कैप क्या होता है पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश, तो एक्स वाई तल के लंबवत एकांक सदिश होता है आपको पता है, लंबवत एक्स जेड एक्स होती है, और उसके अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है के कैप, तो यहाँ एन कैप का मान क्या होगा के कैप, और डीएस का मान क्या होगा डीएक्स और डीवाई। देखो वहां डबल लिखते हो तो यहां भी डबल लिख दिया करो, वैसे एस लिख रहे हो तो सिंगल भी लिख सकते हो और डबल भी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो
के कैप डॉट के कैप तो 1 होगा और क्या होंगे, सब 0 होंगे, तो क्या बचेगा dx dy, और यहां पर क्या है s है। अब इसका देखो ये क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि यहां देखो मैं क्या होता, कुछ x वगैरह होता तो फिर आपको लिमिट निकालनी पड़ती, और आपको पता है इस जो वर्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसके लिए एक्स वाई की लिमिट क्या होती, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, x की लिमिट होती -1 से +1 और y की लिमिट होती -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से y इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर होती। लेकिन अब डायरेक्ट, क्योंकि x या y वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट ही होगा। ये किसका क्षेत्रफल है, ये हमें पता है, क्षेत्रफल का सूत्र है। कहने का अर्थ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx dy को क्या लिख सकते हो आप, ds, और सिंगल लगा सकते हो, और ds का अर्थ क्या होगा, s। या s किसका क्षेत्रफल होगा, वर्त का होगा, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। r का मान कितना है, यहाँ r की वैल्यू रेडियस 1 है, तो पाई आ गया आपके पास। तो आपने देखो दोनों को क्या दिखा दिया, इसकी वैल्यू भी पाई दिखा दिया आपने, सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की, और करल एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू भी क्या दिखा दिया आपने, पाई दिखा दी। याद रखना जो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ी थी, वहां एन कैप क्या होता है, पृष्ठ के बाहर की दिशा में लंबवत एकांक सदिश होता है, यहां पृष्ठ के बाहर की दिशा में नहीं होता। एन कैप क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, एकांक सदिश। ओके, इसी प्रकार स्टोक्स थ्योरम्स के क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, आप एग्जाम्पलों को देखना, मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है आपकी, 5.2 चल रही है आपके पास से। क्या दे रखा है, स्टोक्स की प्रमेय के द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सी, यहां से दे रखा है एक्स वाई डी एक्स, और दे रखा है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई डी एक्स, और यहां से एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। और सी क्या है, एक्स वाई तल में एक वर्ग है, सी क्या है, एक्स वाई तल में एक वर्ग है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी, एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो एक वर्ग दे रखा है सी एक्स वाई तल में, और जिसके शीर्ष क्या है, एक तो 1 0 है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही वर्ग बना देता हूं। एक तो 1 0 है, एक कौन सा है, -1 0 इधर आएगा, आपको पता है। एक कौन सा आपके पास 0 1 है, तो 0 1 यहां होगा, और एक कौन सा दे रखा है 0 -1। इन चारों को मिला दो, जो स्क्वायर बनेगा आपके पास से वो क्या है, ये सी क्या है, इस वर्ग की क्या है, परिसीमा है, वर्ग के क्या दे रखे हैं, शीर्ष। और आपको क्या करना है, स्टोक्स की प्रमेय के द्वारा इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करें, देखो स्टोक्स, अब सत्यापन नहीं करना, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स वाई आई कैप और एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, और यहां से लिख सकता हूं मैं आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई लिख सकता हूं। आप मल्टीप्लाई करोगे आई कैप के साथ 1, वही एक्स वाई डी एक्स आएगा, और ये जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, और एक्स वाई स्क्वायर डी वाई आएगा आपके पास। देखो हम बात करें, आप देखोगे कि सर ये तो वो बन चुका आपके पास सी एफ डॉट डी आर वाला बन चुका है, क्योंकि एफ क्या होता है, सदिश फलन होता है, और ये सदिशी है, और इसको डी आर बोल सकते हैं। आप बोलोगे डी आर वेक्टर तो आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड होता है, लेकिन वो एक्स वाई जेड तल के लिए होता है। यहाँ आपके पास एक्स वाई तल दे रखा है, तो डी जेड क्या हो गया 0। तो ये एक तरीके से एफ का काम कर रहा है, और ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना वहां से। तो आप देखोगे सी एफ डॉट डी आर होता है। तो हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम्स की, बात करेंगे तो स्टोक्स प्रमेय से क्या होगा, मेरे को आप बताइए। स्टोक्स थ्योरम से क्या होगा, हम जानते हैं सी एफ डॉट डी आर क्या होता है, करल एफ, और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, एक्स वाई आई कैप और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप डॉट एन कैप डी एस होता है। ये होता है सी एफ डॉट डी आर क्या होता है, करल एफ डॉट एन कैप डी एस। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। तो पहले काम कर लेते हैं, करल की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पुट कर देंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं करल एक्स वाई आई कैप, और सभी प्यारे विद्यार्थियों को करल की वैल्यू ज्ञात करना आता होगा। करल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही तरीका है, आई कैप जे कैप और के कैप।
यहां से यहां तीनों लिखा करो, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। आई कैप का गुणांक क्या है, एक्स वाई, और जे कैप का गुणांक क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, और के कैप का पद ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहले हम देखेंगे आई कैप का गुणांक। देखो आई कैप का गुणांक कैसे देखोगे, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, ये 0 इससे गुणा होगा 0, और जेड के रेस्पेक्ट में यदि पार्शियल करेंगे तो एक्स वाई को कांस्टेंट मानेंगे, ये भी क्या होगा 0। जे कैप लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई का जेड के सापेक्ष ये भी 0 होगा। ओनली कौन सा पद आएगा आपके पास, के कैप का पद आएगा, और के कैप का गुणांक क्या होगा वो देखो आप। के कैप लेंगे तो वो स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ देंगे, ये किससे गुणा होगा आपको पता है, इसका तो होगा एक्स के सापेक्ष आंशिक का अवकलन, तो कितना आएगा वाई स्क्वायर, और इसका किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष, तो वाई के साथ रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स को क्या मानेंगे कांस्टेंट, और वाई का 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का एक्स। थोड़ा सा मैं तेज बता रहा हूं, घबरा मत जाना आप सभी प्यारे विद्यार्थी। अब वही है, यहां से वैल्यू कहां रखोगे, 1 व 2 से हम यही बात करेंगे, कहने का 2 से जो वैल्यू है वो कहां रखोगे, 1 में। एक क्या था आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, एक्स वाई आई कैप और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, ये चल रहा था आपके पास। एक कंप्लीट सिस्टमेटिक हम बात करें तो एक क्या चल रहा था वो देखो, ये तो था आपके पास एक, यहां से देखो एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, और इसके बराबर में क्या आया था आपके पास, लास्ट में जो करल आया था आपके पास उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई, देखो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, इसके बराबर में चल रहा था सब कुछ, और इसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर चुकी है। यहां से देखो ये कितनी आई, के कैप वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या आई है आपके पास, के कैप वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और डॉट क्या था आपके पास, एन कैप डी एस। अब देखो यहां से हम सॉल्व करें इसको तो डबल इंटीग्रेशन कर दीजिए, के कैप ऐसे कैसे, ये क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहां देखो वृत्त कौन से तल में, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल के लंबवत क्या होता है, जेड एक्स होता है, जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, के कैप, तो एन कैप का मान होगा के कैप, और एक्स वाई तल की बात हो रही है तो डी एस क्या होगा, डी एक्स डी वाई होगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है आपको, के कैप डॉट के कैप क्या होगा 1 होगा, और यहां क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स और डी एक्स डी वाई। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ एक्स और वाई की लिमिट लगानी है और सॉल्व करना है। अब देखो लिमिट कैसे निकालोगे वो देखो आप, एक्स वाई की लिमिट कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम बात करें ये किसकी लाइन है मेरे को बताओ, आप बोलोगे सर ये तो एक्स प्लस वाई बराबर 1 की लाइन है, ये किसकी लाइन है बताओ, ये लाइन कहां से गुजर रही है, -1 और 0 से, तो ये लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 की लाइन है, ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा। जैसे आप नहीं लिखती क्या कोई लाइन, यदि a0 से और 0b से गुजरती है तो आप क्या लिखते हैं उस रेखा का समीकरण, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 लिखते हो आप, ये लिखते हो आप। अब जैसे यहाँ एक की जगह तो क्या था आपके पास 1 और y की जगह भी 1, यहाँ एक की जगह क्या था, इस लाइन की बात करें तो एक की जगह -1 और b की जगह +1, तो x अपॉन -1 माइनस एक्स होगा, प्लस वाई अपॉन +1 प्लस वाई होगा आपके पास। ये लाइन किसकी हम बात करें तो ये लाइन है -x माइनस वाई इक्वल 1 की, और ये लाइन किसकी है, ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल 1 की लाइन आपके पास। तो यहाँ आप लिमिट डायरेक्ट ही मत कर देना, x की लिमिट -1 से +1, y की क्या कर देना -1 से +1, वो तब होता जब ये स्क्वायर ऐसे होता आपके पास, यदि ये स्क्वायर ऐसे होता, ये -1 0 होता, ये सॉरी ये +1 0 होता, ये -1 0 होता, ये 0 1 होता, और ये क्या होता 0 -1, तब हम लिख सकते थे कि x की लिमिट तो -1 से +1 और y की लिमिट उल्टा लिख दिया गया +1 -1, y की लिमिट क्या होती -1 से +1 होती, फिर तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक्स वाई की लिमिट क्या होगी आपके पास, देखो जब dx से dy की लिमिट निकालते हैं तो पट्टी कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, देखो पट्टी ऐसे लेते हो आप, तो ये पट्टी हमने ले ली, यहां देखो एक पट्टी हमने यहां ले ली, एक काम करते हैं, एक तो इसकी लिमिट निकाल देते हैं प्लस इसकी लिमिट निकाल देते हैं। एक की लिमिट तो क्या होगी, ध्यान से देखो यहां से क्या आएगा आपके पास से
ये ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब कितने भागों में डिवाइड होगा आपके पास? वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ऐसे लग रहा है। चेक कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये भी कम ही दे रहा है दिखाई। अब ये ले लीजिए मार्कर, ये ठीक रहेगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, यहां से क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स और डी एक्स डी वाई। तो देखो दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में क्यों किया? हम एक तो इसकी लिमिट निकाल लेंगे, देखो इस वाले भाग की, और एक उस वाले भाग की लिमिट निकाल लेंगे। तो इस वाले भाग की लिमिट क्या आएगी? एक्स की तो आएगी -1 से 0, एक्स की तो आएगी -1 से 0, और y की लिमिट क्या आएगी आपके पास? वो देखो पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, वहां से y का मान x के पदों में निकालो, तो पट्टी नीचे टच कर रही है, आपको पता है इधर लेके आएंगे प्लस y होगा, अरे -1 माइनस एक्स होगा, और ऊपर से क्या आएगा? 1 प्लस एक्स होगा, और नीचे क्या होगा? -x माइनस 1 होगा आपके पास। तो y की लिमिट होगी -1 प्लस एक्स से +1 प्लस एक्स। यहां देखिए आप, इधर देखो x की लिमिट तो क्या आएगी? 0 से +1 आएगी, आपको पता है। y की लिमिट क्या आएगी? y की लिमिट देखो x के पदों में आएगी, वो कैसे निकालोगे आप y की लिमिट? y की लिमिट कैसे निकालोगे वो ध्यान से देखो। y पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, इधर लेके आएंगे, y बराबर क्या होगा? x माइनस 1 होगा, और वहां से y क्या होगा? 1 माइनस एक्स। तो एक तो होगा x माइनस 1, आइए देख लेना, यही है क्या? एक बार मैं देख लेता हूं। y होगा यहाँ तो x माइनस 1 होगा, और यहाँ क्या होगा? 1 माइनस एक्स होगा। ओके, तो ये आपके पास लिमिट होगी। आराम से अब इसको सॉल्व करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो डबल इंटीग्रेशन वगैरह को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये लिमिट ऐसे निकलेगी, इस चीज का ध्यान रखना, कोई गलती मत कर देना। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने खूब पढ़ा है डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, तो आगे इसको सॉल्व कीजिए। आप एग्जाम के भरोसे मत बैठ जाना कि सर इसको तो हम एग्जाम में सॉल्व कर देंगे, नहीं, एक बार अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वहां से ही आंसर नहीं आएंगे। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम तो धुरंधर हैं, एग्जाम में सॉल्व कर देंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बहुत कम विद्यार्थी सॉल्व कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा वहां। देखो हम बात करें, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड भी ऐसा ही दे रखा है, स्टोक्स प्रमेय के द्वारा मान निकालो, यही क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी मैं चर्चा कर ही लेता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, दे रखा है स्टोक्स प्रमेय के द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए, e की पावर x dx और प्लस का 2y dy, और यहां दे रखा है माइनस का dz दे रखा आपके पास। ये दे रखा है e की पावर x dx प्लस 2y dy और माइनस का dz, और जहां c क्या है आपके पास? आपके पास हम बात करें, c क्या है? कर्व दे रखा आपके पास, और वो कर्व कौन सा है वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 है, और z इक्वल क्या दे रखा है? 2 दे रखा आपके पास। ये दे रखा है, स्टोक्स प्रमेय के द्वारा इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपके पास ये दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करोगे उस बात को आप ध्यान से देखो। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पहले वही उस रूप में लिख लीजिए आप इसको, e की पावर x आई कैप 2y जे कैप और माइनस के कैप, और यहां से क्या आएगा आपके पास? आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई और प्लस के कैप डी जेड। देखो हम बात करें, इसको तो ऐप मान सकते हो आप, और इसको क्या मान सकते हो? डी आर वैक्टर। जहां ये आएगा आपके पास, जहां एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आपके पास वो देखो आप, एफ वेक्टर आपने किसको माना है? e की पावर x आई कैप 2y जे कैप और माइनस के कैप को माना आपने। अब हमें कौन सी थ्योरम लगानी है? आपको स्टोक्स प्रमेय के द्वारा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टोक्स प्रमेय लगानी है, तो आपको पता है सी एफ वेक्टर डॉट डी आर क्या होता है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, ये होता है करल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। करल एफ वेक्टर क्या होता है? ये होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आपके पास। ये किससे लिखा आपने? स्टोक्स प्रमेय के द्वारा लिखा है। कौन से थ्योरम से लिखा आपने? स्टोक्स थ्योरम से लिखा आपने। अब इसकी वैल्यू निकालिए आप। सबसे पहले तो आप करल एफ की वैल्यू निकालिए। आप करल एफ की वैल्यू क्या होगी वो देखो आप। करल एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, ये कैसे लिखा जाता है करल?
यहां से आएगा आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप। यहां लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और यहां आएगा एक तो ई की पावर एक्स, एक 2i आएगा और एक -1 एफ वेक्टर है। उसी में देखते हैं कि आई कैप का गुणांक क्या है, जे कैप का गुणांक क्या है और के कैप का गुणांक क्या है। -1 है, ई की पावर एक्स और 2i है आपके पास। ओके, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना आता है। वो आई कैप लेंगे, तो आई कैप कैसे लेते हो आप? आई कैप लेंगे तो वही स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे। -1 का वाई के सापेक्ष 0 होगा और 2i का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 होगा। जे कैप लेंगे तो वही आपके पास यहाँ से तो क्या आएगा आपके पास, जे कैप लेंगे 0 होगा, ई की पावर एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में भी 0 होगा। ओनली के कैप वाला पद आएगा आपके पास। के कैप वाले पद में भी क्या आएगा वो देखो, स्तंभ पंक्ति को छोड़ देंगे। 2i का तो होगा एक्स के सापेक्ष, पूरा ही 0 हो रहा है क्या आपके पास? तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है क्या? 0 आ रही है आपके पास से। हाँ, एक बार देख लेना आप, 0 आ रही है। देखो यहाँ से आई कैप लेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। जे कैप लेंगे इसका इसके सापेक्ष 0 होगा। के कैप लेंगे 2i का एक्स के सापेक्ष 0 और ई की पावर एक्स का वाई के सापेक्ष 0। तो क्या आ रहा है आपके पास? कुल मिला के 0 आ रहा है आपके पास। 0 आ रहा है तो ये 0 आ गया आपके पास। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप 1 व 2 से। एक क्या दे रखा था आपके पास बताइए? शुरुआत की हम बात करें तो यही दे रखा था, ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2i dy और माइनस का डी जेड दे रखा था। करल ऐप की वैल्यू क्या रखोगे आप? 0 रखोगे। अब एन कैप डी एस की वैल्यू कुछ भी आए, हमें पता है सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 आएगा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ये सिद्ध करने वाले भी आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे हम बात करें, देखो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है कौन से थ्योरम को? स्टोक्स थ्योरम को। देखो और हमें स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करके क्या प्रूव करना है वो देखिए। हमें प्रूव करना है कि सी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है? 0 होता है। कौन सा क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये दे रखा आपके पास, आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को क्या दिखाओ? 0 दिखाओ। ये प्रूव करना है हमें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको बेसिक आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें सी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की। अब स्टोक्स थ्योरम लगाओगे आप इसमें, आप खुद बताइए स्टोक्स थ्योरम से क्या होगा? क्या होती है स्टोक्स थ्योरम? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है? करल एफ डॉट एन कैप डी एस। अब एफ का काम कौन कर रहा है? या आर वेक्टर कर रहा है, तो करल आएगा आर वेक्टर और डॉट एन कैप डी एस। अब करल आर की वैल्यू निकालिए आप। करल आर वेक्टर की वैल्यू देखो, करल की वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ क्या लिखा जाता है? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ से आर वेक्टर की बात करें, हम आर वेक्टर की बात करें तो x होता है, यहाँ y होता है और यहाँ क्या होता है? z। इसको सॉल्व करेंगे, देखो आई कैप लेंगे, पता है स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ेंगे, z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y के पदों का ही होता है, y के अलावा तो z वगैरह x वगैरह कांस्टेंट माने जाते हैं। इसी प्रकार y का z के सापेक्ष भी 0 होगा। ऐसे हम j कैप की बात करें तो वही, इसका तो किसके सापेक्ष होगा आपके पास? x का तो z के सापेक्ष 0 और z का x के सापेक्ष 0। ऐसे के कैप वाले पद का भी क्या हो जाएगा? 0। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0। अब ये देखो वैल्यू यहाँ पुट कर देना आप, करल आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 0 और 0 डॉट एन कैप 0 आ गया, तो फिर एन कैप कुछ भी हो, ds कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगी आपके पास? क्योंकि 0 का समाकलन क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। स्टोक्स प्रमेय को आप सॉल्व कर लोगे। हम आगे बात करें, देखो हम आगे बात करते हैं ग्रीन थ्योरम की। देखो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो देखो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन एस और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, और यहां आता है डी एक्स डी वाई।
जहां पी क्यू क्या होते हैं, एक्स वाई के कोई दो फलन होते हैं, और कैसे फलन होते हैं, संतत फलन होते हैं। और आपके पास सी क्या होता है, कोई बंद वक्र की परिसीमा होती है। और एस क्या होता है, उस परिसीमा के द्वारा घिरा हुआ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो याद करना आपको ग्रीन थ्योरम को। देखो इनसे संबंधित भी हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। कोई एग्जाम्पल हो आया हुआ हो तो एक तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर थर्ड 2-3 बार एग्जाम में आ चुका, आई भी बता रहा हूं अभी मैं आपको क्योंकि टाइम इतना ही है। ये दे रखा है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, और यहां से दे रखा है dx, और दे रखा है y प्लस साइन एक्स, और यहां से दे रखा है dy। एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई dx और y प्लस साइन एक्स dy। जहां c क्या है, एक रेक्टेंगुलर दे रखा है, उसकी भुजाओं के द्वारा बना है। और जहां c क्या है, आयत की भुजाओं के द्वारा बना है। और उस आयत के शीर्ष क्या है, जिसके शीर्ष क्या दे रखे हैं आपके पास से वो देखो। जिसके शीर्ष हैं, एक तो दे रखा है 0 0, एक दे रखा है पाई 0, एक दे रखा है पाई 1, एक दे रखा है 0 1। ये दे रखे हैं 0 0 दे रखा है। एक कौन सा दे रखा है आपके पास, पाई 0 दे रखा है, एक पाई 1 दे रखा है, और एक कौन सा दे रखा है 0 1। एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, वाई प्लस साइन एक्स डी वाई। हमें क्या करना है, सत्यापन करना है, मान ज्ञात करना है। ग्रीन प्रमेय के द्वारा इसका मान निकालना है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। ग्रीन प्रमेय लगाओगे तो ग्रीन प्रमेय में क्या पढ़ा जाता है, इसको वही आता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो हम यहाँ एक तरीके से देखें तो आपके पास पी की वैल्यू तो क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, और क्यू की वैल्यू क्या है वाई प्लस साइन एक्स आपके पास। पी की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। तो हम बात करें तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो P मान लिया, इसको Q मान लिया। और ग्रीन थ्योरम से हम जानते हैं सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्या होता है, ये होता है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। देखो ग्रीन थ्योरम लगानी है आपको, तो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझ लेना। dx का जो कोपिशियंट है एक्स वाई का फलन, उसको P मानना, dy का जो कोपिशियंट है उसको Q मानना। और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन S, और आपके पास डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। अब यहां से हम बात करें, देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, क्यों का तो हमें पता है किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल होगा। तो वाई का तो 0, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और पी का किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर का 0। देखो कोस हाइपरबोलिक वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या होता है, प्लस का साइन हाइपरबोलिक वाई। लेकिन यह माइनस है तो डेल पी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई, लेकिन यह माइनस फॉर्मूले वाला भी है तो ये प्लस होगा आपके पास। और साइन हाइपरबोलिक वाई आएगा आपके पास यहाँ डी एक्स डी वाई। एक बार देखो हम बात कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम कैसा क्या बनेगा। जो आपके पास आयत दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, वो कैसा बनेगा। तो रेक्टेंगल के जो आपके पास वर्टिक्स हैं, शीर्ष हैं, वो क्या क्या दे रखे हैं। एक तो दे रखा आपके पास 0 0, एक कौन सा दे रखा है पाई 0, और कौन सा दे रखा आपके पास पाई 1, और एक कौन सा दे रखा है 0 1 दे रखा आपके पास 0 1 दे रखा है। 0 1 है 1 0, एक बार देख लेते हैं। एक तो देखो 0 0 उल्टा लिख दिया अपन ने, पाई 0 को वहां लिख दिया। देखो आपको पता है कि यहां लिखेंगे हम, देखो यहां लिखेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, आपके पास सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ 0 1 आएगा आपके पास। यहाँ लिख रहे हैं पाई 1 को, और यहाँ लिख रहे हैं अपन पाई 0 को। यही होगा आपके पास, क्योंकि ये तो वाई एक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वहां तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपके पास। ये पाई 0 सही है, 0 0 पाई 1 ओके। तो ये एक रेक्टेंगुलर बनेगा आपके पास ये वाला। अब इसकी एक्स वाई की लिमिट चाहिए अपने को, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी लाइनें हैं सब।
सीधी लाइनें हैं तो हमें पता है लिमिट क्या आएगी, एक्स की लिमिट तो क्या आएगी आपके पास, एक्स की लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर पाई तक आएगी आपके पास। और वाई की लिमिट क्या आएगी, यहां तो वाई का मान क्या होगा, 0, और यहां वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी। तो x की वैल्यू तो आएगी 0 से पाई और y की लिमिट आएगी आपके पास 0 से 1। इसको सॉल्व करना है तो देखो 0 से पाई, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, y के रेस्पेक्ट में करोगे। आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x, देखो y के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करते हैं डबल इंटीग्रेशन, तो x को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो cos x ऐसे कैसे, और dy कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपके पास से। और साइन हाइपरबोलिक y है उसका क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक y, और लिमिट क्या है 0 से 1, और यहाँ पर क्या आएगा dx। y की लिमिट लगाएंगे, y की जगह एक बार तो क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, y की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा कोस x, और y की जगह 1 रखेंगे यहाँ पर आएगा कोस हाइपरबोलिक 1 आएगा आपके पास, क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक आएगा 1। ऐसे कैसे, और y की जगह जब 0 लेंगे, ये था कि एक बार देख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक का हुआ था कोस हाइपरबोलिक, और 0 से 1 लिमिट थी आपके पास, तो कोस हाइपरबोलिक 1 बचेगा आपके पास। और फिर y की जगह क्या रखोगे आप, y की जगह 0 लेंगे तो ये तो 0 होगा, और y की जगह 0 लेंगे तो ये कितना आएगा, कोस हाइपरबोलिक 0। एक बार मैं वैल्यू बता देता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक विद्यार्थी कंफ्यूज हो गई, सर कोस हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू क्या रखें, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कोस हाइपरबोलिक एक्स को ये क्या होता है, वैसे कोस हाइपरबोलिक एक्स किसको लिखा गया, हम डिटेल से बात करें तो कोस आयोटा एक्स को लिखा गया सुविधा के लिए। कोस आयोटा एक्स को क्या लिखा गया है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और वहीं से हम नियम वगैरह बनाते हैं। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या आती है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो 0 से पाई, और यहां से आएगा कोस एक्स, यहां से आएगा कोस हाइपरबोलिक 1, और कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1 आएगी आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, देखो dx x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos x का तो होगा प्लस का sin x, cos x का तो क्या होगा प्लस sin x, ये ऐसे की ऐसे आएगा, और यहां से कितना आएगा आपके पास, dx का कितना होगा x, और यहां भी dx का कितना होगा x होगा। 0 से कितना आएगा आपके पास पाई, x की जगह पाई लेंगे, साइन पाई क्या होता है 0, x की जगह पाई लेंगे तो कितना आएगा आपके पास पाई कोस हाइपरबोलिक 1, और x की जगह पाई लेंगे तो पाई, x की जगह 0 लेंगे तो कंप्लीट क्या हो रहा है आपके पास, 0 हो रहा है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं, तो आ जाएगा आंसर यही, पाई कॉमन लेंगे कोस हाइपरबोलिक 1 माइनस 1 बच जाएगा आपके पास। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, हम आगे चर्चा करते हैं। देखो इसी प्रकार काफी एग्जाम्पल, काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी आपको स्टडी करनी है। यहाँ तो मेरे को कोई एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, 5.3 चैप्टर की बात कर रहे हैं। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपके पास, ग्रीन प्रमेय के द्वारा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या दे रखा है dx, और प्लस क्या दे रखा है कोस एक्स dy दे रखा है आपके पास। का मान ज्ञात कीजिए, जहां क्या है c क्या है आपके पास, c की बात करें, एक ट्राइंगल दे रखा है, और कौन सी लाइंस के द्वारा बना हुआ है वो, एक तो y बराबर 0, एक x बराबर क्या दे रखा है पाई अपॉन 2, और एक कौन सा दे रखा है y बराबर 2x अपॉन पाई। जहां c इन रेखाओं से बना हुआ समझ जाना आप, त्रिभुज है, एक तो y बराबर 0, एक x बराबर पाई बाई 2 है, एक y बराबर 2x बाई पाई आपके पास, y माइनस साइन एक्स dx और प्लस कोस एक्स dy। हमें सत्यापन नहीं करना, ओनली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि आप इसको क्या लिखोगे, वही तरीका है। देखो इसको p मानना और इसको क्या मानना, q मानना। ग्रीन प्रमेय लगा रहे हो तो आपको पहले पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई रूप में लिखना पड़ेगा। इसको लिख देंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हम बात करें, हमने p तो किसको माना है, y माइनस साइन एक्स को माना है, और q किसको माना आपने, कोस एक्स को माना है। अब बाई ग्रीन थ्योरम्स की हम बात करें तो यहां से क्या आएगा, वही होता है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, और माइनस का डेल पी अपॉन डेल वाई,
और यहां से क्या आएगा dx dy। अब वही है, आपको लिमिट लगानी है, तो पहले यहां से देखिए एक बार वैल्यू भी निकाल लेते हैं इनकी। देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, क्यों का तो एक्स के सापेक्ष, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और पी का किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष, तो वाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे पी का, तो साइन एक्स का तो जीरो, क्योंकि एक्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और वाई का कितना हो जाएगा, एक। तो ये आएगा आपके पास dx dy। अब लिमिट कहाँ से लेनी है, लिमिट हमें पता है dx dy की लिमिट क्या है, dx dy क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल किसका आएगा, त्रिभुज का आएगा, तो एक्स वाई की लिमिट कहाँ से निकालोगे आप, त्रिभुज से। पहले त्रिभुज का डायग्राम बनाइए आप। हम बात करें, देखो ये एक्स आपके पास, ये कौन सा है, y आपके पास। एक तो y बराबर जीरो, सब जानते हैं y बराबर जीरो कहाँ होता है, x एक्स पर होता है। एक x बराबर कौन सा दे रखा है, पाई अपॉन टू दे रखा है, ये हमने लाइन मान ली x बराबर पाई अपॉन टू की। देखो y बराबर 2x अपॉन पाई, स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास, क्योंकि x का मान जीरो लेंगे, y की वैल्यू जीरो, x का मान बढ़ाएंगे y का मान भी बढ़ेगा। अरे लाइन कहाँ से होकर जाएगी, आपको पता है, ये 0 0 से होकर जाएगी। ये किसकी लाइन है, y बराबर 2x अपॉन पाई की लाइन है। तो हमें त्रिभुज पता है, त्रिभुज कौन सा बनेगा आपके पास, ये बनेगा ओ ए और बी बनेगा आपके पास। यहां से हमें किसकी लिमिट लेनी है, एक्स और वाई की, तो एक्स की लिमिट तो क्या आएगी, 0 से पाई बाई 2 आएगी आपके पास, और वाई की लिमिट क्या आएगी आपके पास, 0 से लेकर कहां तक आएगी, 2x अपॉन पाई तक आएगी आपके पास। इसको सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं सॉल्व करना, तो देखो पहले वाई के रेस्पेक्ट में होगा, तो माइनस साइन एक्स, और आपके पास +1 तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x को क्या मानते हैं, कांस्टेंट, और dy का कितना होगा, y होगा आपके पास। और लिमिट क्या आएगी, 0 से 2x अपॉन पाई, और यहां से क्या दे रखा है, dx, ये होगा, ये तो पूरा कांस्टेंट होगा, माइनस साइन एक्स +1, तो dy का क्या हो जाएगा, y, लिमिट क्या है, 0 से 2x अपॉन पाई आपके पास। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से कितना है, ये पाई बाई 2 है, y की जगह क्या रखोगे, 2x बाई पाई रखोगे, अंदर गुणा भी करना पड़ेगा। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स +1, और यहां से क्या है, 2x बाई पाई, और यहां से कितना आएगा, dx आएगा आपके पास। देखो यहां से हम सॉल्व करें, 0 से पाई बाई 2, तो -2 अपॉन पाई को तो बाहर ले लीजिए आप, और यहाँ क्या क्या बचेगा आपके पास, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, dx आएगा आपके पास। तो यहाँ देखो माइनस का 2 अपॉन पाई तो बाहर है, और x साइन एक्स का करेंगे तो किससे करना पड़ेगा आपको, u डॉट वी से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं u डॉट वी का क्या होता है, u को बाहर लेते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर कंप्लीट का और क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अरे u डॉट वी किससे मानते हैं, आइलेट से मानते हैं। देखो आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल क्या होता है, लॉग फंक्शन होता है, ए क्या होता है, अलजेब्रिक होता है। ठीक, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स आई का अर्थ। टी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। हम यहाँ बात करें यू किसको माने, वी किसको माने, तो देखो यहाँ से देखो आई है नहीं अपने पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एल भी नहीं है, ए है अलजेब्रिक, इसको यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, वी मानेंगे। ध्यान रखना, यू किसको मानेंगे, एक्स को, और वी किसको मानेंगे, साइन एक्स को। तो यू डॉट वी से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यू को तो बाहर लेते हैं और वी का इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, दिमाग में चलाते रहो, आप बड़े हो गए अब, सेकेंड ईयर में आ चुकी है, सेकेंड ईयर भी कल परसों पास कर लोगे आप, कल परसों थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे आप 15वीं क्लास में। अब देखो आगे हम सॉल्व करें, फिर माइनस एक्स का अवकलन होगा, एक होगा, साइन एक्स का समाकलन होगा, माइनस कोस एक्स होगा, तो प्लस कोस एक्स आ जाएगा आपके पास। लेकिन दोबारा और इंटीग्रेशन करना पड़ता है कंप्लीट का, तो कोस एक्स का क्या होगा, प्लस का साइन एक्स होगा आपके पास। और यहां और क्या दे रखा आपके पास, एक्स, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से पाई बाई 2 दे रखी है आपके पास, लिमिट यही दे रखी है 0 से पाई बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन पाई, एक्स की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2 रखोगे, तो माइनस का पाई बाई 2, और यहां से कोस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा आपके पास। तो लिखने की क्या आवश्यकता है,
x की जगह पाई बाई 2 लेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, x की जगह पाई बाई 2 लेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 होगा आपके पास, 2 पहले से भी है, और x की जगह 0 लेंगे सब 0 होंगे आपके पास। ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। क्या दे रखा आंसर, माइनस पाई बाई 4 दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है माइनस का 2 अपॉन पाई, देख लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 अपॉन पाई, और ये पाई बाई 4 आएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे, यही आंसर है अपना। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आप ग्रीन थ्योरम के भी सॉल्व कर लोगे, आपको बेसिक बेसिक मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। देखो हम बात करें एक चैप्टर सेकंड और आपके वेक्टर कैलकुलस में, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी सेकंड चैप्टर निकालिए आप एक बार। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं। इसमें एक तो ग्रेडियंट के बारे में पढ़ोगे आप, प्रवणता के बारे में, एक डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ोगे, अपसरण के बारे में, एक कर्ल के बारे में पढ़ोगे। ग्रेडियंट तो क्या होता है, हम बात करें जैसे ग्रेडियंट है आपके पास से, यहाँ कुछ भी दे रखा है कि 2xy प्लस का 4x, कुछ भी दे रखा है आपके पास। तो ग्रेडियंट में किससे लिखते हैं, मैं नेबला बोल देता हूँ, इसको डेल भी बोल देते हैं, कि वैसे शुद्ध नाम देखें तो डेल इसको बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, नेबला। तो ग्रेडियंट क्या होता है, नेबला, और यहाँ से क्या आता है 2xy प्लस 4x। ग्रेडियंट में ध्यान रखना बीच में डॉट वगैरह कुछ नहीं आता, नेबला डायरेक्ट ही वो आ जाता है 2xy प्लस 4x। ग्रेडियंट लिखते हैं तो हमेशा ये कैसा होता है, स्केलर होता है, ये हमेशा अदिश होता है आपके पास। एक डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस जब भी लिखो ना आप, तो ये वाली वैल्यू कैसी आती है आपके पास, सदिश आती है। और डाइवर्जेंस को लिखने का तरीका क्या होता है, नेबला डॉट लगाया जाता है यहाँ, फिर जो होता है वो लिख देते हैं। आपके पास क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक होता है करल, होता है आपके पास, करल में भी ये वेक्टर आता है, वेक्टर कुछ भी दे रखा हो वो एक अलग बात है, वाई स्क्वायर जे कैप कुछ भी दे रखा हो। करल में क्या आता है, नेबला, डॉट नहीं आता, नेबला में क्या आता है, क्रॉस आता है। डॉट क्या होता है आप जानते होंगे, अदिश गुणनफल होता है, क्रॉस क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है। एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, एक तो ये नॉलेज होना चाहिए आपको। ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो जैसे इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो नेबला क्या होता है, नेबला की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ध्यान रखना, नेबला की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड होता है आपके पास। तो नेबला की जगह ये रख देते हैं, और सिंपल इसका एक्स एक बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक बार वाई के सापेक्ष, एक बार जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं। इसमें क्या होता है, नेबला की जगह ये रख देते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है, इसमें आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। फिर इसका किसकी कहने का अर्थ, नेबला डाइवर्जेंस का पहले भी मैंने समझाया था पिछले वाली क्लास में, कि आई कैप वाले गुणांक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया करो, और जे कैप वाले गुणांक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और के कैप वाले गुणांक का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और करल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो सारणी बना के निकालते हैं, ध्यान रखना, आई कैप जे कैप के कैप फिर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यही बात है। क्योंकि करल में क्या आता है, क्रॉस वेक्टर आता है आपके पास, और क्रॉस की वैल्यू आप भी जानते होंगे कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आई कैप जे कैप के कैप। मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो यहाँ लिखते हैं A1 A2 A3। मान लीजिए बी वेक्टर की वैल्यू है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो यहाँ क्या लिखा जाता है आपके पास, B1 B2 B3 लिखा जाता है। अब उसमें भी ये होता है, करल में एक तो नेबला आता है, क्रॉस एफ वेक्टर। तो पहले तो आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, नेबला में क्या आता है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और एफ वेक्टर में फिर जो, क्योंकि ये भी एक तरीके से आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक ही है, क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ क्या मानी है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ओके, तो बात को समझ गए होंगे आप। कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत कर लेते हैं हम। वैसे चैप्टर सेकंड के बारे में ज़्यादा बात करने से मेरे को फ़ायदा लग नहीं रहा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने अब तक कवर कर लिया होगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ढंग से आपको एग्जाम में पढ़ के जाना ही है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना रहती है यहीं से क्वेश्चन मिलने की। वो बात मैं आपको बता देता हूँ।
देखो, एक तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो परिनालिका सदिश और एक है आघूर्णीय सदिश। सबसे ज्यादा संभावना यहां से रहती है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मैंने खूब बता रखे हैं आपको। परिनालिका सदिश, जैसे कोई सदिश आपके पास एफ वेक्टर, वो परिनालिका सदिश कब होगा? जब उसका डाइवर्जेंस किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। डाइवर्जेंस को आप जानते हैं, नेबुला डॉट एफ वेक्टर लिखते हैं। कोई भी सदिश, जैसे आपके पास एफ वेक्टर कोई सदिश है, ये आघूर्णीय सदिश कब होगा? जब उसका कर्ल किसके बराबर होगा? आपके पास जीरो के बराबर होगा। ध्यान रखना, कोई भी सदिश है वो आघूर्णीय सदिश कब होगा? जब उसका कर्ल जीरो के बराबर होगा। और परिनालिका सदिश कब होगा? जब उसका डाइवर्जेंस किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। एग्जाम में पूछ सकता है आपके पास कोई भी सदिश दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि क्या ये परिनालिका सदिश है, तो आपको उसका क्या निकालना है? डाइवर्जेंस निकालना है। आपसे पूछ सकता है कि आघूर्णीय सदिश है क्या, तो उसका आपको क्या निकालना है? कर्ल निकालना है। ऐसे एक दो प्रश्न आपने देखे होंगे कि यदि दिया गया सदिश परिनालिका सदिश या आघूर्णीय सदिश है तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, वो वाली बात भी पूछ लेता आपसे। या कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा कि डाइवर्जेंस का मान निकालो, कर्ल का मान निकालो, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो और मैथ के अंदर भी आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं आपको ओनली गाइड करूंगा चैप्टर सेकंड के बारे में। इसमें जो चैप्टर आपके पास 2.CD है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे इसमें 2.F चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 2.F। 2.F चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना। इसमें कुछ गुणधर्म दे रखे हैं। गुणधर्म एक दे रखा है सदिश की कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं। तो 1 2 3 कितनी दे रखी हैं आपके पास? 8 9 9 10 के आसपास दे रखी हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि एस समीकाएं सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में। ये कुछ संबंध दे रखे हैं कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ये सिद्ध कीजिए आप, तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो चैप्टर सेकंड की आप अभी टाइम है, आज स्टडी कीजिए अच्छी तरीके से। चैप्टर 5 मैंने मोटे मोटे तरीके से पढ़ाई दिया है, और चैप्टर 5 तो पढ़ाई दिया। सेकंड में एक तो इनकी स्टडी करना, परिनालिका आघूर्णीय की एक मोटा मोटा आपको आना चाहिए कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं। कुछ सर्व समीकाएं दे रखी हैं 2.F चैप्टर में, वो गुणधर्म दे रखे हैं कुछ, उनको आपको समझना है। कुल मिला के आपको बेसिक कवर रहना चाहिए कि डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, कर्ल कैसे निकाला जाता है। फिर कोई भी सर्व समीकरण आएगी आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही मैटर देखेंगे, और चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।